2022 में मुझे इंडिया वापस आए हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे। कहीं भी अब्रॉड से इंडिया वापस आना एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हर एनआरआई ने एक ना एक बार ज़रूर सोचा होगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि न्यूयॉर्क में पढ़ाई करने और जॉब करने के बाद इंडिया वापस क्यों आए? क्या मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था? क्या और कोई प्रॉब्लम थी? क्या मेरा डिसीजन सही था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम निष्ठा। मैं एक एक्सपर्ट करियर कोच हूँ और मेरा कंटेंट अभी तक 15 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक पहुँच चुका है सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आप अपने करियर को खुशहाल, सक्सेसफुल और ज़्यादा अमेजिंग बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस शायद आपकी मदद कर सकते हैं। जब भी मैं स्टडी अब्रॉड की बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स के मन में जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो ये है कि क्या हम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया वापस आ पाएंगे, और अगर हम इंडिया वापस आना चाहते हैं तो क्या हमें इतना पैसा लगाकर स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहिए। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं या आप यूएस में हैं और आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं किसी भी बाहर की कंट्री से इंडिया वापस आने के बारे में, तो देखते रहिए। इस वीडियो के एंड में मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि अगर मुझे ये लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन कि मैं यूएस में अपना जॉब और अपनी लाइफ छोड़कर वापस आऊं दोबारा करना पड़े तो मैं क्या अलग करूंगी। वॉट इज समथिंग डिफरेंट आई वुड डू इफ आई हैव टू मेक दिस डिसीजन all over again. So if you are contemplating or if you wonder about moving back from any other country back to India, then keep watching. First things first, हम सबसे पहले बात करते हैं मेरे बैकग्राउंड की। तो मैं बिलोंग करती हूँ एक बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास फैमिली को, एंड आई हेल फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, फ्रॉम द सिटी ऑफ इंदौर टू बी प्रिसाइज। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी एक स्टेट कॉलेज से, जो कि स्टेट का सबसे अच्छा लेकिन एक टियर 2 कॉलेज ही था। उसके बाद मैंने अप्लाई कर रखा था बाहर, एंड मुझे यूएस जाने का मौका इसलिए मिला क्योंकि मेरा एडमिशन हो गया था। मेरी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी थी UIUC, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन, जो कि वर्ल्ड की 5th बेस्ट कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम था। ट्रस्ट मी, ये डिसीजन आसान नहीं था क्योंकि फीस उस स्कूल की काफ़ी ज़्यादा थी एंड मेरी फैमिली के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए वहाँ जाने का मतलब था कि हमें एक बड़ा एजुकेशन लोन लेना पड़े। लेकिन ये काफ़ी सोच विचार के बाद ये डिसाइड किया मैंने कि मुझे जाना है क्योंकि ये मेरे सपनों को उड़ान दे सकता है। एंड मेरे फादर ने मुझे हमेशा इनकरेज किया है कि सपने बड़े देखो और उनके पीछे जाने से मत रुको। तो मेरे हाथ में जब इतना अच्छा मौका था तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। तो मैंने और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम एजुकेशन लोन लेंगे एंड मैं पढ़ाई के लिए बाहर जाऊंगी। सेकेंडली, मेरी फैमिली से मुझसे पहले कोई भी बाहर नहीं गया था। तो ट्रस्ट मी, इट वॉज स्टिल अ वेरी बिग डिसीजन एंड अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी। खैर, SBI से लोन लेकर और सारी तैयारी करके मैं यूएस पहुंच गई, और उसके बाद यूएस में मैं 7 years तक रही, जिसमें 4 साल मैंने फुल टाइम जॉब किया एंड 3 साल पढ़ाई की। पढ़ाई में मैंने 2 साल मास्टर्स UIUC में किया और 1 साल मैंने NYU MBA किया हुआ है, जिससे मैं ड्रॉप आउट हो गई थी, और वो कहानी मैंने एक और वीडियो में कवर की है जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड जो 4 साल का मेरा फुल टाइम जॉब एक्सपीरियंस था उसमें से 3 साल मैं वॉल स्ट्रीट पर काम की और 1 साल काम किया है मैंने एक बहुत ही एक्साइटिंग स्टार्टअप इन न्यूयॉर्क सिटी। तो इस तरीके से मैंने 7 years, एंड ये मेरी लाइफ के पीक ईयर्स कहे जा सकते हैं, जो 20s का डेकेड होता है, जो हमारी लाइफ का सबसे एक्साइटिंग डेकेड होता है, उसमें 7 years मैंने स्पेंड किए यूएस में। अब हम बात करते हैं वीज़ा सिचुएशन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि यूएस से वापस तभी कोई आता है जब उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, उनका ग्रीन कार्ड नहीं होता है, वगैरह वगैरह। मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी। सबसे पहले जब मैं UIUC गई तो मैं F1 वीज़ा पे गई। उसके बाद जब मेरा फुल टाइम जॉब लगा तो मैं H1 में ट्रांसफ़र हो गई। लकीली मेरी H1 की लॉटरी निकल आई थी उसी साल, एंड इसलिए मैंने 3 साल H1 पे सिटी ग्रुप के साथ काम किया। उसके बाद मेरा मन किया कि मैं MBA करूं, तो मैं फिर से F1 स्टूडेंट वीज़ा पे गई, और जब उसके बाद मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया तो फिर से मैं H1 पे ट्रांसफ़र हुई। तो आपने देखा F1 H1 F1 बैक टू H1। मेरे H1 पे मेरे 2 साल और बचे हुए थे, इसलिए मेरा वीज़ा एक्सपायर नहीं हो रहा था। जब मैं वापस आई हूँ इंडिया तब मेरे पास 2 साल और थे H1 पे,
पोटेंशियली मैं कंटिन्यू कर सकती थी। एंड फ्रैंकली अगर मैं वहाँ रहना चाहती तो मेरी कंपनी मेरे लिए ग्रीन कार्ड भी अप्लाई कर देती, इसलिए मेरे साथ कोई इमिग्रेशन या वीज़ा वाली इशू नहीं थी। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जो स्कॉलर स्ट्रैटेजी में भी गए हैं, कई बार अगर आपकी H1B लॉटरी पिक नहीं होती है तो आपको मजबूरन भी यूएस से निकलना पड़ सकता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। तो अब बात करते हैं कि क्या वजह थी, क्या रीजंस थे जिनके कारण मैंने इंडिया वापस आने का फैसला लिया। फ्रैंकली आपने गेस किया होगा, रीजंस पर्सनल थे एंड वो डे ज़ीरो से ही थे। जब मैं मास्टर्स के लिए भी गई थी पढ़ाई करने के लिए, तब भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं यूएस में सेटल नहीं होना चाहती। मैं एक एम्बिशियस पर्सन हूँ, लेकिन मैं काफ़ी इमोशनल पर्सन भी हूँ एंड मैं अपनी फैमिली बैक होम, मेरे पेरेंट्स से काफ़ी अटैच्ड हूँ। एंड ओवरऑल इंडिया भी मुझे पसंद आता है, मैं इंडिया से भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं इंडिया वापस आऊँगी और मैं इंडिया में एक बड़ा थ्राइविंग करियर इस्टेब्लिश करूँ। लेकिन जो स्मार्ट चीज़ मैंने की थी हाइंडसाइट में, वो ये था कि मैंने एक ओपन माइंड रखा था। मैंने अपने लिए कोई डेडलाइन नहीं सेट की थी एंड मैंने वाकई अपने आप को एक मौका दिया था कि मैं यूएस को एक्सपीरियंस करूं, और अगर मुझे यूएस इतना पसंद आता है कि मैं वहाँ रेस्ट ऑफ माय लाइफ स्पेंड करना चाहूँगी तो मैं वो कर सकती हूँ। इसलिए मैंने डिफरेंट जॉब्स लिए, इसलिए मैंने डिफरेंट प्रोग्राम्स किए, और इसके बाद जब पूरी तरह से मुझे लगा कि नहीं, मेरा डिसीजन है कि मैं वापस इंडिया जाऊँ, वहाँ अपने लिए कुछ स्टार्ट करूँ, तो मैं वो डिसीजन ले पाई। 7 सालों में क्या हुआ कि मुझे ये समझ में आने लग गया कि मैं एक एज अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ इमिग्रेंट, जो पहली जनरेशन जब आप एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल होते हैं, वो एक थोड़ी सी लोनली लाइफ होती है। आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, यूएस में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वहाँ से डिस्कनेक्टेड फील करती थी। एंड ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ऐसा बहुत सारे लोग नहीं फील करते हैं क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आज भी वहाँ हैं, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स वापस आ गए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबका रीज़न कुछ हद तक पर्सनल था। तो अगर आप उस किस्म के इंसान हैं कि आप अपनी फैमिली और अपने रूट से इतने जुड़े हुए हैं कि आप वापस आना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक चॉइस बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि आप अपने आप को टाइम दें एंड इंश्योर करें कि जो भी लाइफ चॉइस या डिसीजन आप लेना चाहते हैं वो आपका है। आप ना मुझसे इन्फ्लुएंस होकर, ना किसी और से इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ चॉइस डिसाइड करें, राइट? ओके, सो कमिंग बैक टू 2012, जब मुझे ऑलमोस्ट 7 साल कंप्लीट होने वाले थे, मैंने पढ़ाई भी कर ली थी, मैंने कई टाइप के जॉब्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप भी कर ली थी, मेरे फ्रेंड्स भी बन गए थे एंड मैंने वाकई यूएस को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर लिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं थी H1B वीज़ा पे, और मुझे क्लैरिटी आ गई थी कि मुझे स्टार्टअप करनी है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड ये सब चीज़ें आप H1B वीज़ा पे नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। तो अगर मुझे जॉब छोड़ना है, जो मैं छोड़ना चाहती थी, मैं किसी के लिए काम नहीं करना चाहती थी, मैं अपना खुद का कुछ ट्राई करना चाहती थी, तो वो यूएस में उस वीज़ा पे पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि 7 साल ऑलरेडी हो गए हैं, अगर मुझे कुछ करना ही है एंड मैंने यूएस भी इनफ देख लिया है, तो यही सही टाइम है कि मैं वापस इंडिया जाऊं और जो भी मुझे ट्राई करना है मैं वहाँ जाके ट्राई करूं। तो ये सब सोचते हुए 2012 में मैंने अपने रेजिग्नेशन पेपर्स डाले और 1 वे फ्लाइट टिकट लेकर मैं इंडिया वापस आ गई। तो ये तो था मेरा डिसीजन। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। अगर मैं प्रोज की बात करूं तो सबसे पहले यूएस एजुकेशन इज़ ऑसम। मैंने अवार्ड विनिंग नॉलेजेबल प्रोफेसर्स के साथ पढ़ाई की है, मेरे क्लास में काफ़ी इंटेलिजेंट लोग थे। एंड 2007 में जब UIUC में मेरा कॉन्वोकेशन हुआ, तो उस साल वहाँ के जो गेस्ट स्पीकर थे, वो थे UIUC के अलम जावेद करीम, who is a co-founder of YouTube. So imagine such incredible people are passing from those universities and you get to learn from them. So exposure is amazing. Second, US में जो travel, adventure and life का exposure मिला, वो मैं मानती हूँ कहीं और नहीं मिल सकता था। इंडिया में मैंने बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं किया था, लेकिन मैं वहाँ गई तो उसके बाद मैंने न्यूजीलैंड में बंजी जंप किया है, पोर्टोरिको में बायोल्यूमिनेसेंट बे में कायाकिंग की है, मैंने कैंपिंग की, हाइकिंग की, लॉन्ग रोड ट्रिप्स किए फ्रेंड के साथ, एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन। तीसरा,
आई वॉज इन द वर्ल्ड्स मोस्ट हैपनिंग सिटी, न्यूयॉर्क सिटी। ये हमने टीवी पे कई बार देखा है एंड इट इज़ एज इनक्रेडिबल एज दे से इट इज़। सो आई हैव स्पेंट 5 years ऑफ माई लाइफ इन न्यूयॉर्क एंड आई थिंक इट वॉज इनक्रेडिबल। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए। अगेन मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर से मिली जिनका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर अभी तक है एंड मेरे क्लासमेट्स इनक्रेडिबल थे। सम ऑफ देम हैव गॉन ऑन टू बिल्ड $1 billion कंपनीज। सो अगेन इनक्रेडिबल एक्सपोजर। लास्टली, एंड ये पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि लिविंग अब्रॉड, स्पेशली यूएस जैसी जगह जो यहाँ से मिनिमम 14-16 घंटे की फ्लाइट होती है, वहाँ जब आप एक इतनी टेंडर एज में जाते हैं और वहाँ अपनी लाइफ इस्टेब्लिश करते हैं, तो आपकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है वो पॉसिबल ही नहीं है किसी और चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं गई थी तो मेरे पास कुछ डॉलर्स थे ट्रैवलर्स चेक्स में, मेरे पास 2 सूटकेस था, एक प्रेशर कुकर था एंड फ्रैंकली इससे लेके मैंने वहाँ अपनी लाइफ चालू की एंड 7 सालों के बाद मेरे पास अच्छी प्रोफेशनल जॉब हिस्ट्री थी, मेरा अच्छा बैंक बैलेंस था, मेरे कई फ्रेंड्स थे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे अंदर लाइफ में कॉन्फिडेंस था कि मेरी लाइफ में कुछ भी दिक्कत आ जाए मैं उससे बाहर निकल सकती हूँ। मैं अपने ऊपर इतना विश्वास करने लग गई थी एंड सेल्फ अवेयरनेस जो वहाँ पे डेवलप हुई वो आई थिंक मेरे लिए बिगेस्ट टेक अवे है यूएस जाने का। स्पेशली यूएस जो कि यहाँ से बहुत दूर है, जहाँ जब आप रहते हैं तो आपको पता है कि आपकी फैमिली नहीं आ सकती आपकी हेल्प करने के लिए। अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी तो वो नहीं आ पाएंगे, आपके फादर नहीं आ पाएंगे। तो आप अपने लाइफ को एक सर्टेन तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करते हैं। आप अपने एक्शंस के लिए अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं, आप सेविंग करते हैं, आप अपनी एक पहचान बनाते हैं। तो जब मैं 7 सालों के बाद वापस आई हूँ तो मैंने यूएस को पीछे छोड़ दिया होगा, लेकिन ये जो निष्ठा बिल्ड हुई है उस समय, उसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल था। एंड लास्टली, जो सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है कई लोगों के लिए, वो है आई मेड बिग मनी because I graduated from top colleges. I got into top companies who were offering top salaries to, like, to computer science grads, to MBA people, and I was one of them. So yes, I made very, very good money in those jobs that I did, and that saving helped me to keep experimenting in my life and नया कुछ चालू करने के लिए। तो जब मैं इंडिया वापस आई, मैं फाइनेंशियली कुछ हद तक फिर भी स्टेबल फील करती थी कि मैं ये रिस्क ले सकती थी कि मैं कुछ साल जॉब ना करूं और जो मुझे ट्राई करना है वो ट्राई कर पाऊं। तो यूएस में डेफिनेटली जो पैसा आप अर्न कर सकते हैं इन कंट्रीज़ में, स्पेशली वेस्ट में, वो एक मेजर एडवांटेज है। बट ऑफ कोर्स कुछ कॉन्स भी हैं यूएस में रहने के एंड जिनके कारण मैं वापस आई, क्योंकि I used to miss, of course, my people, my family a lot, my friends a lot. I used to miss Indian food. And in general, I missed the Indianness. Like, जब हम यहाँ बाहर जाते हैं, हमें इतने Indians दिखाई देते हैं, हमें झिझक नहीं होती, हम किसी से हेल्प मांग सकते हैं, अकेलापन नहीं होता। तो वो चीज़ मैं वहाँ मिस करती थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब आप एक फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हैं, आप वहाँ फुली ब्लेंड इन नहीं हो पाते हैं, आप हमेशा एक इमिग्रेंट ही रहेंगे। रेसिज्म यूएस में काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज एंड आई रियली हैड अ गुड टाइम। पीपल वर वेरी वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ मी। आई मेड फ्रेंड्स नॉट ओनली विद इंडियंस बट नॉन इंडियंस के साथ भी, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे वो अकेलापन फील होता था। एज आई सेड, ये एक्सपीरियंस बहुत इंडिविजुअल होता है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो, आपके फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस कुछ और हो, इसलिए अपने आप को टाइम दीजिए एंड जैसा भी आपको सही लगता है वो करिए। तो ये तो थे मेरा रीज़न फॉर कमिंग बैक टू इंडिया, राइट। लेट्स टॉक अबाउट कि अगर मुझे ये डिसीजन लाइफ में दोबारा लेना हो तो मैं क्या डिफरेंटली करूँगी। मुझे लगता है कि आप 2 चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं इस डिसीजन में, या अगर आप इंडिया वापस आने के बारे में सोच रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में ज़रूर सोचिए। सबसे पहला, कि अगर आप इंडिया वापस आना चाहते हैं तो इट्स बेस्ट टू फर्स्ट लुक फॉर अ जॉब ऑप्शन और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, एंड उसमें ट्रांसफ़र लेके आप फिर इंडिया अगर वापस आएंगे तो इसके कई फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर आप ये चिंता नहीं करेंगे कि इंडिया में जाके मुझे अच्छी पोजीशन मिलेगी या नहीं, और अगर पोजीशन एक सर्टेन टाइम लेंथ में नहीं मिलती है तो आप पैनिक नहीं करेंगे। तो आपके पास एक प्रोफेशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फील होगी आपको कि मेरे पास ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, मैं उसे
एक्सप्लोर करके देखूंगा whether it works for me or not. For example, I have a PhD friend who was first working in a research lab in US and वो इंडिया वापस आना चाहते थे, तो उन्होंने याहू रिसर्च लैब इन इंडिया में एक पोजीशन ली. And the best part was that he was still getting paid on US package. Just imagine how awesome it is that you have the living costs and proximity to your family in India. आपको इंडिया के सारे advantages मिल रहे हैं, पर आपको US का pay package भी मिल रहा है. So that situation worked out extremely well for him. So इसी तरह से आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं या किसी और पोजीशन में है, तो फाइंड आउट करिए कि क्या आपकी कंपनी ही आपको इंडिया रिलोकेट कर सकती है. सेकेंड चीज़ जो शायद मैं ट्राई कर सकती थी कि एकदम फुली इंडिया मूव करने के बजाय आप किसी और कंट्री को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो इंडिया से क्लोजर है. यूएस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जैसे मैंने बताया, डिस्टेंस हो जाता है. इतनी लंबी फ्लाइट लेके साल में एक बार आना, अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप एक सिंगापुर या दुबई जैसी कंट्रीज़ को कंसिडर कर सकते हैं जो कि इंडिया के काफ़ी पास भी हैं, लेकिन आपको अब्रॉड की एक क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा भी देते हैं. तो ये दो चीज़ें मैंने नहीं की थी क्योंकि मैं बहुत सेट थी कि मुझे जाके अपना ही वेंचर ट्राई करना है, इसलिए मैं उठ के आ गई थी. लेकिन आप थोड़ी और प्रिपरेशन के साथ आएंगे तो आपको एंग्जाइटी कम होगी एंड आपको मौका मिलेगा इस नई लाइफ में सेटल होने का इन अ मोर ग्रेजुअल मैनर. And I just want to add on that I do know some families with kids जो कि जब वो वापस आए तो पेरेंट्स तो यहाँ सेटल हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए एक बहुत नई लाइफ होती है. तो इफ़ यू हैव अ फैमिली टू सपोर्ट, then it's very important कि you have this discussion with everyone in your family एंड आप ये इंश्योर करें कि जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं वो सिर्फ आपकी नहीं लेकिन आपके सारे डिपेंडेंट्स और आपकी फैमिली के लिए भी सही डिसीजन है. क्योंकि यहाँ पे स्टेक में सिर्फ आपकी लाइफ नहीं है लेकिन आपकी स्पाउस की, आपके किड्स की, आपके पेरेंट्स की. ये जो इतना बड़ा डिसीजन होता है इंडिया वापस आने का, ये बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करता है आपके आसपास. तो मेक श्योर दैट आप सोच समझ कर सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद इस डिसीजन को लें. एंड यही आई थिंक मैंने अच्छा जो किया था कि मैंने जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिया था, इसलिए मुझे लुकिंग बैक कोई रिग्रेट फील नहीं होता. लेकिन आप जब भी डिसीजन लें तो आई होप ये सोचा समझा डिसीजन होगा. एंड मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वो इनर कन्विक्शन होना चाहिए कि ये डिसीजन मेरे लिए सही है. अगर इस टॉपिक पे आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी. एंड इसके अलावा हम करियर वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब